Hi, this is Ranjit, and I'm Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner. And today we have a question and answer session with a lot of students from different universities. Let's have a first question from that gentleman. Hi, Hassan Iqbal. My question to you is, sir, what is the basic reason of burnout in corporate culture? Can you explain this to me? First of all, the word burnout means that it's called the stress and the distress. कभी-कभी क्या होता है कि एक एम्प्लॉई के अंदर कॉम्पिटेंस वर्सेस नॉन कॉम्पिटेंस का इशू हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉई को इतना सारा काम दे देते हैं, बट हमारे पास उसकी कैलकुलेशन नहीं होती कि ये काम उस काम को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता. दूसरा कॉम्पिटेंस के बाद एक इशू आता है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल इशू, कि चलो मैंने से कोई काम दिया, ये काम करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता. सो इन दोनों वर्ड को हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड बिहेवियर्स के अंदर. सो बर्नआउट तब आता है जब आपके ऊपर से कोई काम गुजर जाए या फिर आपको काम दिया ही नहीं जाए और आपको साइडलाइन किया जाए, तो बर्नआउट हो जाता है. जब ये दोनों चीज़ें आपकी कोलाइड होती हैं तो उसमें दो टर्म्स जनरेट होते हैं. पहले टर्म को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, बॉसेस की एक्सपेक्टेशन कम हो, तब बर्नआउट होता है. जब आप काम करने की जुस्तजू में हैं और आपके बॉसेस आपको अपने टाइम से, अपनी एफर्ट से भी ज़्यादा काम परफॉर्म करना दे दें और टाइमलाइन थोड़ी रख दें, तो भी आपका क्या हो जाता है, बर्नआउट होता है. बर्नआउट की असल वजह सिर्फ बॉस नहीं होता. बर्नआउट की असल वजह उस बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, और आसपास जो लोग हैं वो अगर पॉलिटिकल माइंडसेट हैं तो इस वजह से बर्नआउट होता है. सो बर्नआउट के अगर हम देखें कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, देयर आर सो मेनी ड्राइवर्स, पर मैं 3 पे इसको सम अप करूंगा आपके क्वेश्चन पे. नंबर 1, द ड्राइवर इज कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स. अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको उतना पे नहीं किया जा रहा जितना आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से बर्नआउट होता है. नंबर 2, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके काम में बहुत नफासत है, काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी करियर ट्रेजेक्टरी उसी हिसाब से मूव नहीं हो रही, आप प्रमोट नहीं हो रहे, तभी भी बर्नआउट होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉक्सिक कल्चर अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप को काम आता है और आप काम जानते हैं, आप काम डिलीवर करते हैं, लेकिन द ब्लेम्स और एक दूसरे की टांग खिंचाई, जिसको आप कह सकते हैं लेग पुलिंग वाला बिहेवियर, वो जब एम्पावर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग समझते हैं कि दिस इज अ बर्नआउट सिचुएशन. अगर बर्नआउट का सही तरीके से सॉल्यूशंस नहीं दिया गया, या तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, या एम्प्लॉय इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि आने वाले नए रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है. आई एम गोइंग टू गिव द अपॉर्चुनिटी अनदर पर्सन. ही विल बी आस्क्ड सम अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द असेसमेंट. Over to gentlemen. So my question is, ये जो असेसमेंट्स होती हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी, कि हर कंपनी से असेसमेंट करवाती है, उसमें गेम्स होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कितना एबिलिटी है कल उसमें आने वाले कैंडिडेट में, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? पहले क्या होता था कि हम लोगों को जब हायर करते थे, वो ये देखते थे कि इसको फाइनेंस की, सेल्स की, सप्लाई की, या जिस डिपार्टमेंट के लिए हायर किया जा रहा है उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं. ऑन द बेसिस नॉलेज हायर किया जाता था. तो नॉलेज वाले बंदे को हायर करना प्रॉब्लम था ही नहीं, जब वो नॉलेज वाला बंदा वहां बैठता था. लेकिन जब इंडस्ट्री इवॉल्व हुई तो सिर्फ नॉलेज काम की नहीं रही. अगर नॉलेज पे डिपेंडेंट थे तो पीएचडी को हायर करना चाहिए, नॉलेज पे डिपेंडेंट थे तो रिसर्च वाले बंदे को हायर करना चाहिए, नॉलेज पे डिपेंडेंट थे जो बाहर से पढ़ के आया, अच्छी तालीम लेकर आए, उसको हायर करना चाहिए. लेकिन जैसे ही दुनिया चेंज हुई, आपकी कस्टमर, कंज्यूमर और मार्केट चेंज हुई, तो सारे बिहेवियर्स भी चेंज हो गए. तो उन्होंने बोला सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्किल्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ पीएचडी इन मार्केटिंग बट मुझे कस्टमर इंटरेक्शन का ही नहीं पता, मुझे टूल्स ही नहीं चलाना आता, मुझे सोशल मीडिया ही नहीं चलाना आता, डिजिटल मार्केटिंग का ही नहीं पता, तो इट मीन्स आई एम वेरी गुड एट नॉलेज बट आई एम लीस्ट एट द स्किल. तो असेसमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, नॉलेज आपके पास है, इट कम्स फ्रॉम द डिग्री, हमें पता है तुमने पढ़ा होगा और तुमने 4 साल लगाए, 48 कोर्सेज किए होंगे, वी नो दैट. पीएचडी किए तो 60-70 कोर्सेज कर लिए होंगे, लेकिन हमें सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें स्किल चाहिए. यूनिवर्सिटी फेल्स टू डिलीवर कि आपको वो स्किल नहीं सिखा पाती, आपको वो नॉलेज देती है, स्किल सिखा नहीं पाती.
उस स्किल को असेस करने के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड क्या है, हम आपको केस स्टडीज करवाते हैं, हम आपको रोल प्लेस करवाते, ग्रुप डिस्कशन कराते। लेकिन फिर पता चला यूनिवर्सिटी इतनी प्रेजेंटेशंस कराती है कि आप सब लोग प्रेजेंटेशन में अच्छे हो जाते हो, प्रेजेंटेशन में रवा हो जाते हो, तो वो भी हमें स्किल पता नहीं चल रहा। अब जानने की जो जरूरत थी वो थी एबिलिटी एंड बिहेवियर्स। तो हमने ये सोचा कि आजकल के लोग ना सबसे ज्यादा टाइम कहां स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया की गेम्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। या तो अपने गूगल प्ले से गेम डाउनलोड किया होगा, उसको खेलने में बड़ा अच्छा आप टाइम लगाते हैं। उस गेम को सीखने के लिए आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं किया, उसके लिए कोई ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं किया, उसके लिए कोई इदारा भी ज्वाइन नहीं किया, डाउनलोड किया, सीखा, दोस्त से पूछा, इतना इंटरेस्ट डेवलप किया, वो गेम तुम्हें खेलना आ गई। ऐसा ही है अगर कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलते होगे, रियल क्रिकेट खेलते होगे, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद खेल खेल के सीख गया। ऐसा ही है। इसी तरह से पबजी जो आपने सीखा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं गए होंगे, कोई आपने किसी इदारे को पैसे नहीं दिए, वो आप सीख गए। ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, असेसमेंट का उस मेथडोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जिसमें तुम ऑलरेडी अच्छे हो, क्योंकि तुमने नॉलेज खुद हासिल की, उसकी स्किल भी खुद हासिल किया। अब हम ये देखते हैं, डू यू हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट दैट नॉलेज, स्किल, एबिलिटी इनटू बिहेवियर जो हमें रिक्वायर्ड हो। सो आने वाले वक्तों में, अभी जो आज हमारा असेसमेंट होगा वो गेमिफाइड तो है, गेमिफिकेशन तो है, लेकिन आने वाले वक्तों में आपका असेसमेंट जो गूगल प्ले से गेम्स डाउनलोड होती हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ल्यूमोसिटी एक एप्लीकेशन है, उसमें 8 गेम्स फ्री हैं, उसमें आप जाइएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। आने वाले वक्तों में आपकी ल्यूमोसिटी गेम्स वाली असेसमेंट होंगी, उसमें एक ट्रेन होगा, गाड़ी होगा, लोग फाइट कर रहे होंगे, नंबर्स होंगे, उन नंबर को कैप्चर करना। तो हम देखते हैं तुम्हारा ब्रेन कितना अच्छा काम करता है। सो द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैव अ न्यूरो साइंस या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम या न्यूरोलॉजी वाली मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरो लीडरशिप, न्यूरो मार्केटिंग। So means we want to judge you on the basis of your neuro power rather than knowledge, skill, ability. वो मुझे पता है तुमने यूनिवर्सिटी सिखाया होगा. So this is the answer of the question. Why we assess? We assess because the world and the market has drastically changed and they have adopted easy ways of marketing tools like Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Snapchat. ये सारे क्या हैं? सारे वो टूल्स हैं जो यूजर फ्रेंडली है, एंड गेम्स आर यूजर फ्रेंडली टू असेस योर पर्सनालिटी। मतलब तुम्हारे शौक में तुम्हें डाल के तुम्हारी असेसमेंट करना हमें आसान लगा, रादर देन पेज पर टिक करवाना और बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखना। आफ्टर डिस्कशन ऑन द असेसमेंट विच आर गेमिफाइड, एंड आई लिटरली गिव दैट क्रेडिट टू द टैलेंट गेम्स, जो बहुत अच्छा इदारा चला रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेमिफाइड लर्निंग्स भी बना रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल आए हैं कि जो लोग गेम्स बनाने में या गेम्स खेलने में अच्छे नहीं है तो वो क्या करें। तो ओवर टू दिस जेंटलमैन, आई वांट हिम टू आस्क द क्वेश्चन एज आई कैन रिप्लाई टू ऑल ऑफ द ऑडियंस हु आर सिटिंग राइट नाउ टू लिसन दैट आंसर। सर बट हर कोई तो गेम में एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब एक्टिवेट नहीं होते, और हर कोई तो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होते और गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते और इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी कोट दिस एग्जाम्पल ऑन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। मैं जिस भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जहाँ भी लेक्चर देता हूँ, ये मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं कि यूनिवर्सिटी को टाइम आ गया है इस चीज को समझने का। यूनिवर्सिटी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कैंडिडेट्स, मींस कैंडिडेट इज अ प्रोडक्ट, राइट? बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम नौकरियां देते हैं, वी आर द बायर्स, राइट? हम खरीदार हैं, यूनिवर्सिटी मैन्युफैक्चरर है, स्टूडेंट उसका प्रोडक्ट है। सो फार सो गुड। नंबर 2, अगर मैं आपको कहूं कि आप मार्केट चले जाएं और मार्केट में अपनी चॉइस का मोबाइल खरीदें, आपकी बजट है 50-60 हज़ार रुपए, सो मोस्टली आप क्या करेंगे? सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे, हुआवे का मोबाइल खरीदेंगे, टेक्नो का। आईफोन रेंज में नहीं आएगा। सो फार सो गुड, ऐसा ही है। सो इट डजंट मीन कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और आईफोन जो है मोबाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल था, लेकिन तुम्हारी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस थी, जो जितने पैसे तुम्हारे पास थे तुम उसी हिसाब से क्या करोगे? अपनी बजट को डिसाइड करोगे और अपनी चॉइसेस को कम लेकर आओगे। आई थिंक वी आर क्लियर। जितना बजट था उसी बजट के अंदर तुम्हें रहकर मोबाइल करना है, खरीदना है, वरना क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। ऐसा ही है यार, उसके पास आईफोन था, मेरे पास तो नहीं है। नाउ कम टू द आंसर टू द क्वेश्चन। अगर हम खरीदार हैं,
हम लोगों की सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को बाय कर रहे हैं। मेरे पास बजट्स भी हैं, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, मेरे पास मार्केट भी है, और मेरे पास पूरा खुला खाता है जहां पर 1000 स्टूडेंट्स हैं, नौकरियां मेरे पास 50 हैं। तो मेरी चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सो ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी रूथलेस। उनके पास चॉइस है क्योंकि उनके पास पावर ऑफ मनी एंड पावर ऑफ बाइंग स्टूडेंट सर्विस है। उनके पास एक पावर है कि वो गेमिफाइड माइंडसेट उठाए या पेपर माइंडसेट उठाए। लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हमसे जो खरीदने वाले प्रोडक्ट हैं, हमसे जो लोग काम करने वाले हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो कहता है कि वी नीड शार्प कैंडिडेट्स, वी नीड दोज कैंडिडेट्स जिनको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, जिनको पावर बीआई टूल्स आने चाहिए, जिनको डैशबोर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी कैसी भी है चलेगा, उसकी रिसर्च एनालिटिक्स कैसी है चलेगा, लेकिन देयर इज अ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एसएपी, देयर इज अ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ओरेकल ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसके माइंडसेट के बच्चे मुझे चाहिए। देयर इज अ नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मुझे आगे तुम्हें कहीं ना कहीं बेचना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गेमिफाइड नहीं होंगे या गेमिफाइड न्यूरो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहां आएगी? देयर विल बी अ मिसमैच। तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर रहे, मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है, दैट्स व्हाई we are not going to hire those people who are not running and aligned with the expectation of market and expectation of the recruiters. Last but not the least, for example, if you want to become a cricketer, the country like Pakistan, country like the other countries in Asia, if you want to become a cricketer, तो मुझे बताइए बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मतलब सारे मीडियोकर हैं, कोई क्लास नहीं, एक दो बच्चे क्लास के मिलेंगे, लेकिन ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू है किसकी है? बैट्समैन की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि बॉलर तो ऑटो डेवलप है ना सर, बॉल मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? अगर आप पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे छाया कौन सा बच्चा हुआ? अन रिजवान, ऐसा ही है। सो जो चीज नहीं है, जिसकी कमी है, थोड़ा सा भी शाइन कर दो, वो मार्केट में इन हो जाता है। अगर 11 लोगों में से देखो, 11 लोग जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर आजम कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है जैसे पिछले हमारे प्लेयर्स होके गुजरे हैं, लेकिन बाबर आजम के कंपैरिजन का भी कोई नहीं है। सो दैट्स व्हाई ही इज अ सुपरस्टार। सो इन अ नटशेल, जहां ट्रैफिक होगा तुम भी वहां पाए जाओगे, यू विल नेवर शाइन अप। और ट्रैफिक कहां नहीं होता? जहां 1, 2, 3, 4th रैंक्स होते हैं, वहां ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक कहां होता है? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे, राइट? सो आई होप आई gave you the answer of the question. Thank you. Keep visiting my YouTube channel as you can understand more about me. Thank you very much.